के बाद सबसे पहले बात धार से इस वक्त की बड़ी खबर, अवैध हथियार फैक्ट्री का भंडाफोड़ हुआ है। 53 कट्टे, पिस्टल और रिवॉल्वर बरामद की गई है। पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। चुनावों के मद्देनजर पुलिस ने अभियान चला रखा है और भारी मात्रा में हथियार बनाने के सामान बरामद किए गए हैं। एक माह में 133 अवैध हथियार बरामद किए गए। तो एक्सक्लूसिव तस्वीर आपको हम ये दिखा रहे हैं। धार से इस वक्त की बड़ी खबर भी, अवैध हथियार फैक्ट्री का भंडाफोड़ कर दिया पुलिस ने और 50 से ज्यादा कट्टे, पिस्टल और रिवॉल्वर बरामद किया गया। इसके अलावा हथियार बनाने का सामान भी मिला है और इस मामले में 2 लोगों को गिरफ्तार पुलिस ने किया है। और अगर चुनाव के मद्देनजर पुलिस की इस कार्रवाई की बात करें तो 133 हथियार बीते कुछ दिनों में पुलिस ने जो कार्रवाई की है उसमें अब तक बरामद हुए हैं। धार पुलिस की टीम, जिसमें एसडीओपी मनावर, थाना प्रभारी मनावर, एडिशनल एसपी धार के लीडरशिप में अवैध शस्त्र सप्लाई करने वाले, बनाने वाले के खिलाफ एक बहुत ही बड़ी कार्रवाई की गई है और कार्रवाई कर सफलता अर्जित की गई है, जिसमें 2 अंतर्राज्यीय तस्कर को हम लोगों ने गिरफ्तार किया है, जिसमें एक का नाम राहुल है, दूसरे का नाम गुरुचरण है, जिसके निशानदेही पे उनके कब्जे से 53 अवैध शस्त्र बरामद किए गए हैं। भारी मात्रा में हथियार बनाने का सामान मिला है और पुलिस भी कह रही है कि 53 हथियार इनके पास से मिले हैं। इनकी निशानदेही पर 133 अवैध हथियार जो हैं अब तक पुलिस ने इस मुहिम के तहत पकड़े हैं और चुनाव के पहले अभियान एक खास तौर पर चलाया जा रहा है, जिसके तहत पुलिस को ये कामयाबी मिली है। धार से खबर आपको बता रहे हैं नवीन, हमारे संवाददाता फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। नवीन, पूरी जानकारी दें पुलिस की इस कार्रवाई के बारे में। बड़ा खुलासा और पुलिस ने बड़ा अभियान जो चला रखा है, अवैध हथियारों की बड़ी खेप मिली है। जी हाँ, बिल्कुल बताना चाहूंगा कि ये जो पूरा मामला है, आगामी विधानसभा चुनाव जो है उसको लेकर धार पुलिस ने जो है विशेष अभियान चलाया है, जिसके तहत जो है अवैध हथियारों के खिलाफ जो है लगातार कार्रवाई की जा रही है। पिछले 1 महीने से जो है 3 बड़ी कार्रवाइयां हुई है और जिसमें कुल 133 अवैध जो है देशी हथियार जो है बरामद किए गए हैं। इनमें देशी कट्टे हैं, रिवॉल्वर है और पिस्टल है। और अभी तुरंत जो है आज जो एक और जो है खुलासा किया है पुलिस ने, जिसमें जो है 53 जो है देशी कट्टे, रिवॉल्वर और पिस्टल जो है वो बरामद की गई है। और साथ ही एक फैक्ट्री का जो है फैक्ट्री का भी इन्होंने भंडाफोड़ किया है। ग्राम बारिया के जंगल में जो है ये फैक्ट्री में जो संचालित थी और यहाँ पे जो है 53 अवैध देशी कट्टे, पिस्टल और रिवॉल्वर जो बरामद किए। साथ ही जो है इनको बनाने के लिए जो औजार उपयोग में लाए जाते थे वो औजार भी जो है पुलिस ने बरामद किए हैं और यहाँ से 2 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। तो पिछले 1 महीने में कुल पुलिस ने जो है 3 बड़ी कार्रवाइयाँ की है और तीनों में मिला के कुल 133 जो है देशी कट्टे, रिवॉल्वर और पिस्टल जो है वो बरामद की है। साथ ही जो है कई आरोपियों को भी इसमें गिरफ्तार किया गया है। तो ये माना जा रहा है कि विधानसभा चुनाव से पहले जो है अवैध हथियारों के खिलाफ जो है ये पुलिस की बड़ी कार्रवाई मानी जा रही है। वहीं दूसरी ओर जो है अवैध जो है माफिया जो है उनमें जो है वो पूरी तरीके से हड़कंप मचा हुआ है। वो पुलिस का मानना है कि आगे भी ऐसी कार्रवाई जो है वो लगातार जारी रहेगी। जी, बहुत शुक्रिया नवीन आपका इस जानकारी के लिए। और ग्वालियर से भी खबर यही, अवैध हथियार की खेप को पकड़ा गया। ग्वालियर में विधानसभा चुनाव से पहले हथियारों की खेप पकड़ी गई है। क्राइम ब्रांच ने 5 हथियार तस्करों को पकड़ा है और इनके पास से 1 दर्जन अवैध हथियार बरामद किए गए हैं, जिसमें 6 पिस्टल और 6 कट्टे हैं। साथ में कारतूस भी मिले हैं। ये लोग खरगोन से लाकर ग्वालियर में हथियार खपाया करते थे। 30,000 रुपए में पिस्टल और 10,000 रुपए में कट्टा बेचा करते थे। तो एक्सक्लूसिव तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। विधानसभा चुनाव से पहले प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में पुलिस सक्रिय हुई है और उसकी सक्रियता का अब परिणाम भी नजर आ रहा है। कट्टे और पिस्टल जो हैं दोनों मिले हैं। जो अभियान चल रहा था इसमें एक सूचना मिली थी कि सिरोल के अंतर्गत पहाड़िया में 4-5 संदिग्ध व्यक्ति अवैध हथियारों की खेप खरीदने के लिए हैं। इसमें हमने
हमारे डीएसपी क्राइम और सीएसपी लश्कर सियाज और नागेंद्र जो हमारे डीएसपी अपराध हैं, इनकी टीमें लगाई थी। इनके मार्गदर्शन में दोनों टीमें बनी थी। इसमें थाना प्रभारी क्राइम ब्रांच जो है अमर सिंह सिकरवार, इन्होंने क्राइम ब्रांच की 3 टीम बनाई इसमें, जिसमें से एक प्रेक्षक सुरजीत सिंह परमार ने 2 संदिग्धों को पकड़ा। इनमें हमारे संवाददाता फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं, उनसे बात करते हैं। सुशील, जानकारी है कि खरगोन से यानी मध्य प्रदेश के एक हिस्से से दूसरे हिस्से हथियार पहुंच रहे हैं। इसके पहले हमने खबर यह भी बताई कि धार में भी अवैध हथियार पकड़े गए हैं, लेकिन ये लगातार अवैध हथियार पकड़ने का जो पुलिस का क्रम है ये तो जारी रहता है, लेकिन इसकी मेन या मुख्य जो चेन है कहां तक पहुंचती है, वहां तक क्या पुलिस पहुंच पा रही है अभी? देखिए, जैसे विधानसभा चुनाव नजदीक आते हैं तो उस दौरान हथियारों की आमद ग्वालियर चंबल अंचल में बढ़ जाती है, और यही वजह की सूचना मुखबिर से जब मिली थी क्राइम ब्रांच को, तो आज 3 टीमें बनाकर सिरोल इलाके में जहां नाकेबंदी की गई तो वहां 5 संदिग्धों को पकड़ा गया 2 टीमों के द्वारा। इनमें 2 भिंड के रहने वाले, 3 ग्वालियर के रहने वाले हैं। इनकी तलाशी लेने पर इनके पास से 6 कट्टे और 6 पिस्टल बरामद हुई है। पूछताछ में इन्होंने बताया कि ये खरगोन से हथियार लाकर ग्वालियर चंबल अंचल में सप्लाई करते थे। चूंकि चुनाव में हथियारों का धंधा बढ़ जाता है, यही वजह है कि ये 2000-3000 का कट्टा 10,000 में और 7-8 हजार रुपए की पिस्टल 25 से 30 हजार में उपलब्ध कराते थे। खरगोन के कुछ लोगों के इन्होंने नाम भी बताए हैं। अब पुलिस संभवतः खरगोन में भी दबिश देगी, लेकिन खरगोन से जो अवैध हथियारों का सिलसिला अब ग्वालियर चंबल अंचल में शुरू हुआ है। चुनाव के पहले इस तरह के हालात लगातार बनते, तो अब पुलिस कह रही है कि अब विधानसभा चुनाव के मद्देनजर हथियार तस्करों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी, और उसी के नतीजतन आज मुखबिर से सूचना मिलने के बाद ये कार्रवाई हुई। पुलिस इनसे पूछताछ के बाद नेटवर्क के अन्य लोगों के भी ऊपर भी दबिश डालने की तैयारी कर रही है। बहुत शुक्रिया सुशील आपका इस तमाम जानकारी के लिए। 2 तस्वीरें आपको दिखा देते हैं। आप ग्वालियर से बड़ी खबर तो हमने दिखाई, तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं। दूसरी तस्वीर देखिए, धार की है। कमोबेश एक सी ही तस्वीर है। एक तरफ 53 हथियार बरामद किए गए हैं धार में, तो ग्वालियर में भी 12 हथियार मिले हैं, जिसमें 6 कट्टे और 6 पिस्टल बरामद हुई है। और ये भी जानकारी मिली है धार में जहां भारिया जो गांव है वहां पर ये सब कुछ चल रहा था, अवैध हथियार की फैक्ट्री। तो ग्वालियर से खबर आई कि खरगोन में जो सिकलीगर हैं वहां से ये लोग लाकर बेचते थे ग्वालियर में। चुनाव का मौसम है और इधर मुरैना की बात करते हैं। यहां पर चेरी फैक्ट्री में एक बड़ा हादसा पेश आया, जिसमें 5 मजदूरों की मौत हो गई। मरने वालों में 3 सगे भाई हैं। बताया जा रहा है कि सेफ्टी टैंक में मजदूर सफाई के लिए उतरा हुआ था, डूबने लगा, जिसे बचाने के लिए 4 लोग गए और वो भी डूब गए। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। बताएं कि घटना के बाद पुलिस और प्रशासन के अधिकारी के साथ फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची। फैक्ट्री को खाली करा लिया गया। फैक्ट्री में चेरी, गुलकंद और दूसरे फूड प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं। मुरैना हादसे पर सीएम शिवराज ने दुख जताया है। परिजनों को हर संभव मदद का भरोसा मुख्यमंत्री के द्वारा दिया गया है। कुंडलपुर मामले में राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह के ट्वीट पर एमपी की सियासत गर्मा गई है। बीजेपी दिग्विजय सिंह पर हमलावर हो गई है, तो दिग्विजय सिंह ने भी बीजेपी पर पलटवार किया है। जैन तीर्थ स्थल कुंडलपुर को लेकर दिग्विजय सिंह के ट्वीट पर बीजेपी आक्रामक हो गई है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा ने कहा कि दिग्विजय सिंह प्रदेश में माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे लोगों पर सरकार सख्त कार्रवाई करेगी। बीजेपी ट्विटर को पत्र लिखकर दिग्विजय सिंह के अकाउंट को बंद करने की मांग भी करेगी। वहीं इस मामले में हिंदूवादी संगठनों की शिकायत पर दमोह में दिग्विजय सिंह के खिलाफ मामला दर्ज हुआ है। एफआईआर हुई है। दिग्विजय सिंह जी को इसका जवाब देना पड़ेगा और उनके ऊपर कड़ी कानूनी कार्रवाई होगी, क्योंकि सामान्य घटना नहीं है। लगातार आप मध्य प्रदेश का वातावरण बिगाड़ने के लिए, धार्मिक और सामाजिक भावनाएं भड़काने के लिए आप जो इस प्रकार की व्यूह रचना रच के ट्वीट करते हैं जिससे समाज भड़के, धार्मिक भावनाएं भड़के। आपने कुंडेश्वर के मंदिर में जिस प्रकार से ट्वीट किया और वो फेक साबित हुआ और आपको डिलीट करना पड़ा, वहां के समाज के, वहां के प्रबंध समिति के लोगों ने कंप्लेंट की कि ये इस प्रकार से गलत है
और उस पर 153 की एफआईआर हुई है। वहीं दमोह में एफआईआर दर्ज होने के बाद दिग्विजय सिंह ने बीजेपी पर पलटवार किया है। दिग्विजय सिंह ने कहा कि सरकार और बीजेपी को जो करना है करें। मेरे पास ऐसी जानकारी आई थी, इसलिए मेरा फर्ज था कि मैं डीजीपी को इसकी जानकारी दूं। जो भी करा है, मेरे पास इंफॉर्मेशन आई थी तो मेरा यह फर्ज था कि मैं उनको सूचित करूं डीजीपी साहब को, मैंने किया। आपको बता दें कि दिग्विजय ने अपने ट्वीट में कुंडलपुर के जैन मंदिर में हिंदूवादी संगठनों के द्वारा जबरन शिवलिंग स्थापित कराने का जिक्र किया था और इस मामले की जांच की मांग की थी। पुलिस ने जब इस मामले की जांच की तब ऐसा कुछ भी सामने नहीं आया, जिसके बाद बीजेपी दिग्विजय सिंह पर हमलावर हो गई। एमपी में विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी जल्द ही उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट भी जारी कर सकती है। इस बात के संकेत बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने दिए हैं और कहा है कि बीजेपी की चुनावी तैयारी पूरी है। वहीं वीडी शर्मा ने कांग्रेस पर निशाना साधा और कहा कि कांग्रेस चुनाव में पूरी तरह से सुस्त पड़ी है। बीजेपी जन आशीर्वाद यात्रा की तैयारी कर रही है। 3 सितंबर को चित्रकूट से जन आशीर्वाद यात्रा का आगाज होगा, जिसे बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा रवाना करेंगे। केंद्रीय नेतृत्व, प्रदेश का नेतृत्व इस दिशा में गंभीर मंथन के साथ हमें प्रत्येक विधानसभा के चुनाव जीतने की रणनीति के साथ जिन लोगों को नेतृत्व को लगेगा कि ये चुनाव जीतेंगे, उन्हें भारतीय जनता पार्टी फाइनल करेगी। कांग्रेस कह रही है कि इस बार जो पहले सप्ताह में हम सूची जारी करें तो क्या दूसरी सूची भी भाजपा की उसके पहले आ जाएगी? आ सकती है। अरे कांग्रेस में बचा क्या है मुझे बताओ। मिस्टर 76 और मिस्टर 77, इन दोनों के हालात ये हैं कि अंदर से कुछ है और बाहर से कुछ है कुछ और दिखता। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 5 सितंबर को श्योपुर और मंडला जिले के दौरे पर रहने वाले हैं। दोनों जगहों पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जन आशीर्वाद यात्रा को रवाना करेंगे। श्योपुर में अमित शाह सबसे पहले शहर के प्रसिद्ध हनुमान मंदिर जाएंगे और पूजा अर्चना करेंगे और फिर शहर से जन आशीर्वाद यात्रा का आगाज करेंगे। फिर वो वीर सावरकर स्टेडियम पहुंचकर जनता को संबोधित करेंगे और बीजेपी के लिए वोट मांगेंगे। गृह मंत्री के दौरे को देखते हुए जिला प्रशासन अलर्ट है, व्यवस्था करने में जुटा है। पुलिस और बीजेपी के कार्यकर्ता भी तैयारी कर रहे हैं। मंडला में भी गृह मंत्री के दौरे की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। और खबर मंडला से, जहां पर 5 सितंबर को बीजेपी की जन आशीर्वाद यात्रा की शुरुआत होगी। इसकी शुरुआत गृह मंत्री अमित शाह मंडला से करेंगे। केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते ने पार्टी कार्यालय में कार्यकर्ताओं की बैठक कर कार्यक्रम की रूपरेखा और यात्रा का रूट तय किया। 5 सितंबर को राजराजेश्वरी मंदिर से जन आशीर्वाद यात्रा का शुभारंभ होगा। लोगों से, बाहर के लोगों से कहना है कि हमारे क्षेत्र में सामाजिक सद्भाव है, सामाजिक समरसता है और इसलिए इसको राजनीतिक रंग देने का प्रयास ना करें, जहर घोलने का काम समाज के अंदर ना। तो ये जो तस्वीर और ये खबर हम आपको दिखा रहे थे, ये सागर की है, जहां पर खुरई में पहुंचे हुए थे मंत्री भूपेंद्र सिंह और यहां दरअसल दलित युवक की हत्या के मामले में सियासत हो रही, इसी को लेकर मंत्री भूपेंद्र सिंह पहुंचे हुए थे और उन्होंने पीड़ित परिवार से मुलाकात की। तस्वीर भी हमने आपको दिखाई। आर्थिक मदद का भरोसा दिलाया। इस मौके पर भूपेंद्र सिंह ने कांग्रेस पर हमला बोला और कांग्रेस पर समाज में जहर घोलने के आरोप लगाए। लोगों से, बाहर के लोगों से कहना है कि हमारे क्षेत्र में सामाजिक सद्भाव है, सामाजिक समरसता है और इसलिए इसको राजनीतिक रंग देने का प्रयास ना करें, जहर घोलने का काम समाज के अंदर ना करें। कांग्रेस हमेशा जहर घोलने का काम करती है। इतने नेता आए, फोटो खिंचवा के चले गए, किसी ने 1 पैसे की मदद नहीं की। जबलपुर हाई कोर्ट ने दमोह के गंगा जमुना स्कूल के 3 कर्मचारियों को राहत दे दी है। स्कूल के प्रिंसिपल आसिफा शेख, मैथ टीचर अनस अतहर और चपरासी रुस्तम अली को सशर्त जमानत दी गई है। कोर्ट ने याचिका पर सुनवाई के बाद सशर्त जमानत मंजूर कर ली। मामले में जांच के दौरान कहीं भी किसी प्रकार के दबाव या धर्म विशेष से छात्रों को जोड़ने का प्रयास सामने नहीं आया। इसके साथ ही ये निर्देश भी दिए गए कि स्कूल में गैर मुस्लिम छात्राओं को हिजाब पहने या धर्म विशेष की पढ़ाई करने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा और छात्रों को तिलक लगाने और कलावा पहनने से भी रोका नहीं जाएगा। कोर्ट ने स्पष्ट कहा है कि यदि किसी भी प्रकार से छात्र छात्राओं को एमपी बोर्ड की पठनीय सामग्री और नियमों के अलावा धर्म विशेष के अनुसार आचरण के लिए बाध्य किया जाएगा तो स्कूल प्रबंधन के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति श्री डी के पालीवाल साहब के द्वारा दमोह स्थित गंगा जमुना स्कूल के प्रिंसिपल, मैथ्स टीचर और चपरासी के विरुद्ध जो मामला था उसमें कल जमानत याचिका स्वीकार करके उनको जमानत पे छोड़ने के आदेश दिए गए। और खबर बालाघाट से, जहां पर सुनील कांकरिया हत्याकांड में झारखंड के 2 लोगों को 10-10 साल की सश्रम कारावास की सजा सुनाई गई। सत्र न्यायाधीश दिनेश चंद्र थपलियाल की अदालत ने निर्मल सेराफिन और अमर महतो को 10-10 साल की सश्रम कारावास के अलावा 8-8 हजार रुपए का अर्थदंड से भी दंडित किया है। और तलब है कि इन दोनों ने सुनील काकरिया की हत्या लूट की नीयत से की थी। अदालत ने इस मामले में आरोप सिद्ध न होने पर 4 को दोषमुक्त किया है। उनतीस साल पुराने केस में फरार चल रहे शख्स को 2 जिलों की पुलिस ने धर दबोचा है। मामला रायसेन का और इस शख्स को देवास पुलिस ने पकड़ा है। 29 साल पुराने मर्डर और रेप केस में हाईकोर्ट ने इस शख्स को दोषी ठहराया था। मर्डर और रेप मामले में फरार ये शख्स सिविल लाइन थाना क्षेत्र में अपनी पहचान बदल कर रह रहा था। देवास पुलिस ने इस शख्स का आधार कार्ड भी जब्त कर लिया है, जिसमें उसका नाम बदला हुआ है। पुलिस नाम बदलने को लेकर भी पूछताछ कर रही है। बताया जा रहा है कि इसका चेहरा पूरी तरह से बदल चुका है। फिलहाल देवास पुलिस ने गिरफ्तार कर रायसेन पुलिस को इसे सौंप दिया है। खबर इंदौर से, जहां पर पुलिस व अपराधियों पर चाकूबाजी करने वाले लिस्टेड बदमाश का पुलिस ने जुलूस निकाला। एनएसए की कार्रवाई की जा रही है। कान पकड़कर उठक बैठक लगवाई गई। तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। बदमाशों पर इंदौर में शिकंजा कसा गया। राखी का त्यौहार मनाने बहनें अपने भाइयों के घर जाती हैं। ऐसी एक बहन सीएम शिवराज को राखी बांधने भोपाल पहुंची। दरअसल छतरपुर की प्रजापति दंपति सीएम शिवराज की लाडली बहना योजना से इतने प्रभावित थे कि इन्होंने छतरपुर से पैदल भोपाल जाने का फैसला किया। इस दंपति ने 15 दिन में 400 किलोमीटर की पैदल यात्रा की और भोपाल पहुंचकर सीएम को राखी बांधी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सम्मान करते हुए लाडली बहना का टीका किया और राशि भेंट की। साथ ही सीएम शिवराज सिंह चौहान ने प्रजापति दंपति से कहा कि वे छतरपुर उनके घर जरूर आएंगे। प्रजापति दंपति ने बताया कि वे लाडली बहना योजना से प्रभावित होकर आभार जताने के लिए पदयात्रा करते हुए भोपाल तक आए। हम लोग 15 अगस्त को छतरपुर से भोपाल पैदल यात्रा निकले थे माननीय शिवराज सिंह चौहान जी को राखी बांधने के लिए। अभी शिवराज भैया बोले कि खाना पीने के लिए और हम लोगों को घर सुरक्षा से छोड़ने के लिए बोले। मैं मुख्यमंत्री के घर आई तो मेरे को लगा कि मैं भैया के घर आई हूँ। मैंने राखी बांधी, फिर मेरे को उन्होंने व्यवस्था की घर छोड़ने की। एमपी में रक्षाबंधन का त्यौहार धूमधाम से मनाया जा रहा है। मंदिरों में भगवान को भक्तों ने राखी बांधी। उज्जैन में बाबा महाकाल को राखी चढ़ाई गई, तो वहीं खरगोन के सिद्धि विनायक मंदिर में भगवान गणेश को 5 फीट लंबी राखी बांधी गई। वहीं शिरडी में साईं बाबा को श्रद्धालुओं ने राखी बांधी। और इंदौर में विश्व प्रसिद्ध खजराना गणेश मंदिर में भगवान को सबसे बड़ी राखी अर्पित की जाएगी। मुहूर्त के अनुसार आज रात 9:15 पर सबसे वजनी राखी भगवान गणेश जी को बांधी जाएगी। इस राखी की डोर 101 मीटर लंबी है और राखी का वजन 101 किलोग्राम है। राखी की साइज 144 स्क्वायर फीट है। वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में दुनिया की सबसे बड़ी राखी इंदौर के नाम दर्ज हो चुकी है। विश्व की सबसे बड़ी राखी आज विश्व प्रसिद्ध खजराना गणेश भगवान को रात 9:15 पर अर्पित की जाएगी। सबसे पहले आपको राखी की तस्वीर दिखाते हैं और राखी में आपको नजर आएगी कि बाहर 8 अलग अलग स्वरूप में भगवान गणेश हैं और बीच में जो उनका स्वरूप है वो सिद्ध विनायक है और बाहर जो उनके स्वरूप है वो अष्ट विनायक स्वरूप में है। और इस वक्त जिन्होंने राखी बनाई है, जिन्होंने निर्माण किया है, राहुल जी भी हमारे साथ मौजूद हैं, राजेश जी भी हमारे साथ मौजूद हैं। राहुल जी से सबसे पहले बात करेंगे। राहुल जी, ये राखी कितनी वजनी है, साइज कैसे है, कैसे तैयार की गई? जी, ये राखी का जो साइज है 12 फीट बाय 12 फीट, टोटल 144 स्क्वायर फीट की ये राखी है। इसका वजन 101 किलो है और इसकी जो डोर है वो 101 मीटर की डोर है। अच्छा, किस किस स्वरूप में है? जी, इसमें हमने अष्ट विनायक का समावेश करा है और बीच में हमने सिद्धि विनायक जी को विराजमान करा है।
राहुल जी, ये QR कोड स्कैन करने से सर्टिफिकेट जनरेट होती है? जी, जो भी दर्शनार्थी यहाँ पे आएंगे गणेश जी के दर्शन के लिए, हमने उनसे अपील करी है कि आप। और आइए अब देखते हैं 25 सेकंड में खबरें। मध्य प्रदेश राज्य योजना आयोग का नाम अब होगा मध्य प्रदेश राज्य नीति आयोग। योजना आर्थिक और सांख्यिकी विभाग ने जारी किया नोटिफिकेशन। कांग्रेस प्रवक्ता अभय दुबे का बड़ा बयान। कर्नाटक में कांग्रेस सरकार के हुए सिर्फ 100 दिन 4 गारंटी योजनाओं का किया